अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपको ये कहानी जो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत पसंद आएगी। ये हर घर की कहानी है जहाँ पर सास बहू ननंदे रहती हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो फिर चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस कहानी का इन्वान है सास का इंसाफ। 10 मरले का ये घर, जिसके एक तरफ कमरे, आगे बरामदा और बड़ा सा सहन था, और इस पर मुकम्मल तौर पर नुसरत बेगम की इजारादारी थी। औलाद पर तो रोक था ही, अब दोनों बहुओं को भी खूब ही दबा कर रखा हुआ था। मजाल थी जो इनके किसी काम में कोई कोताही हो। वक्त पर नाश्ता, खाना और इस्त्री शुदा कपड़े, इनके अपने असूल, कायदे और कानून थे, जो आते ही दोनों बहुओं को अजबर करवा दिए गए थे। लेकिन इनसे चूक तो तब हुई जब तीसरी बहू घर आई, इनकी अकलौती बहन की नाजो पली बेटी, जिसके साथ ट्रक भर कर जहेज आया था। दोनों ननंदों को सोने के सेट, नुसरत बेगम को जड़ाऊ कंगन और भाभियों को हीरो के टॉप्स, रोशान को अमेरिका का वीज़ा। हालांकि रोशान ने शुरू में बड़ा हंगामा मचाया था कि वो इतनी सेहतमंद गोल मटोल सी आयमा से कतन शादी नहीं करेगा, लेकिन नुसरत बेगम के सामने इसकी एक नहीं चलती थी। अमेरिका में पली बढ़ी है, खालस खुराकें खाकर जवान हुई है, यहाँ की लड़कियों जैसी मरियल नहीं है। ये साफ सानिया और भाभी की स्मार्टनेस पर चोट की गई थी। माँ वो मुझसे 2 इंच लंबी भी है, लेकिन बसीरत बेगम इसका एक भी एतराज़ खातर में न लाई थी। और अब रोशान अपनी बीवी के आगे पीछे यूं घूम रहा था कि सब घर वाले हैरान थे, चौंचले थे कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे थे। सानिया शादी वाले घर का फैलाव समेट समेट कर तंग आ चुकी थी। इस घर में तो लगता है बस मैं ही एक मेज़बान हूँ, बाकी सब मेहमान आए हुए हैं। सुबह में काम कर कर के कमर अकड़ गई, कभी ये तो कभी वो फरमाइशों की लंबी लिस्ट हर कोई माथे पर से जाकर घूम रहा है। सानिया ने बाआवाज़ बड़बड़ाते हुए शिजा के मुंह में फीडर ठूंसा था। भाभी, एक कप चाय बना दें। टक टक पहले दरवाजे बजा था और फिर शानी का चेहरा फरमाइश नमूदार हुआ। बड़ी भाभी से कह दो, वो तो दवा की मेडिसिन लेने गई हैं, फीवर हो रहा था इसे। अच्छा, आ रही हूँ। लबों पर कई जुमले आते आते रुक गए। अंदर ही अंदर जलते हुए इसने किचन का रुख किया। लाउंज में महफिल जमी हुई थी। अपनी 2 अदद बहनें तो नजर ही नहीं आती, और इस नाज़नीन के हाथों की मेहंदी तो ना जाने कब उतरेगी। चाय का पानी चूल्हे पर रखा ही था कि रूबी ने किचन में झांका। मैं चाय का कहने आई थी, 7 नगेट्स तल लेना और आ जाओ तुम भी लाउंज में, खूब महफिल गर्म है, वो कहकर गायब हो गई। लो जी, अब कहाँ का आराम। 2 की बजाय 10 कप बनाकर लाउंज में आई। महफिल खूब अरूज पर थी। हनीमून पर जाने का प्रोग्राम फाइनल हो रहा था, और जब इसने सुना कि नारायण का आगान जाने का प्रोग्राम बन रहा है, इसका तो दिमाग ही खोल उठा। अपने अधूरे ख्वाब खूब अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। कुछ सुना आपने? नारायण का आगान की सैर के प्रोग्राम बन रहे हैं, और हमारी दफा तो आपकी अम्मी को हनीमून का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप इनके इकलौते थे जिन्हें खूब पल्लू से बांध बांध कर रखा? ये सारी पाबंदियां, असूल, कायदे हमारे लिए, बाकी तो आयाशियां करते फिर रहे हैं। सानिया का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। कितनी ख्वाहिश थी इसकी पहाड़ों की सैर, बर्फबारी का मौसम और खूबसूरत नज़ारों को करीब से देखने की, लेकिन सास ने कह दिया कि वो तो इन इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं देंगी। और अब भांजी को खुली इजाज़त थी। अमेरिकन प्लस जो थी, अब बहू जो जीन्स टॉप में घूम रही है, तो अब्बू के ख़ानदानी वकार पर कोई हर्फ नहीं आ रहा। और मैंने जो चूड़ीदार पजामा पहन लिया था, तो कह दिया हमारे घरानों में औरतें ऐसा लिबास नहीं पहनती। सानिया का एक एक टांका उधड़ रहा था। सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। इसे तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही सोने जागने के औकात, रिवाज, असूल लिखा पढ़ा दिए गए थे, और फिर इसे भाभी के नक्शे कदम पर चलना था। और भाभी जो थी, अल्लाह मियाँ की गाय, मजाल है जो पेशानी पे बल भी पड़ जाए या किसी काम में पीछे रह जाए। सलमा जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। इसकी वजह ये कि रूही की शादी भाभी के भाई से हुई थी,
तो वो एक दूसरे का भरम संभाले बैठी थी। शादी के इब्तदाई दिनों में वो बड़ी खुश हुई थी कि चलो डाइनिंग टेबल पर खाना लगता है, 2-3 डिश बनती हैं, मीठे में भी ज़रूर एक डिश होती है, और बाद में जब ये मुशक्क़त तलब काम खुद करना पड़ा तो इससे भी जी भरकर कोफ्त हुई। वो तो समझ रही थी कि अभी घर में मेहमान वगैरह मौजूद हैं या फिर वो नई नई दुल्हन है, तो शायद इसके एजाज़ में ये सब कुछ बनाया जाता है। लेकिन खाने की मेज़ पर 2 अफराद ही क्यों ना हो, डिश में चावल, डूंगों में सालन, सैलेड, रायता और मीठे का डोंगा, कटोरियाँ अलग, इतने बर्तन देखकर इसे जो उबाल उठते वो अलग कहानी थी। नुसरत बेगम को सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए और ये जिम्मेदारी इसकी थी। इस वजह से सुबह देर तक सोने की अय्याशी ख़त्म। फिर बड़ी ननद ने पूछ लिया, सलाई आती है? इसने झट नफ़ी में गर्दन हिलाई कि ये तो आ बैल मुझे मार वाला मामला था। लेकिन रूही तो कह रही थी तुमने कोर्स कर रखा है, पर बाद में प्रैक्टिस नहीं की तो भूल गई। इसने बमुश्किल जान छुड़ाई, लेकिन नाजी को अपनी बात मनवाने की आदत थी, तो इसमें क्या मुश्किल है? गुड़िया और किरण के कपड़ों पर प्रैक्टिस कर लेना। ना सिर्फ मशवरा दिया बल्कि अगले रोज़ शॉप पर भर कर भिजवा दिया। अब वो बड़ी खुश थी कि चलो 4 दिन आयमा भी ऐश कर ले। फिर वो दोपहर का खाना और सुबह के बर्तन इसके जिम्मे लगाएगी, मगर वो तो अम्मा की भांजी थी और ऊपर से अमेरिकन प्लट। हनीमून से वापस आकर भी इसके हाथों की मेहंदी गीली नहीं थी। ना इससे मीठा चटवाई की रस्म हुई और ना इसने किसी काम को हाथ लगाया और ना ही इस पर कोई जिम्मेदारी डाली गई। सास ने मेहमान मेहमान कहकर इसका भरम बनाए रखा। दोनों बहनें अपने ससुराल सुधारी तो कुछ रूटीन सेट हुई थी। अब सारा दिन घर के काम वो और भाभी मिलकर निपटा लेती थी, लेकिन इसने सास को हमेशा भाभी का तरफदार देखा था। हर आए गए के सामने इनकी तारीफों के पुल बांधती। खानदान में कोई तकरीब हो या शादी, हर जगह भाभी को साथ लेकर जाती। भाई के बच्चों के कपड़े ब्रांड और बुटीक से लिए जाते और इसे आमद से बाजार से लाकर दे दिए जाते। भाभी का मियाँ यूनान में सेट था और ज़्यादा कमाता था। जब से रोशान अमेरिका गया था, घर में सबके खर्चे लगा दिए गए थे। घर में तीनों भाइयों ने भी खर्चा देना था। अब सास की नाइंसाफियां खुलने की थी। शायान सब देख रहा था, मगर क्या करता, वो यूनान से डिपोर्ट होकर आ चुका था। यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। इसने शानी से बात की तो इसने अपने रोने शुरू कर दिए। फिर इधर उधर की बातों के बाद यकीन दिलाया कि वो सेट होते ही इसे बुला लेगा, लेकिन लगता था इसका अगले 10 साल भी सेट होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि वो भी खुद अपने ससुर के ज़ेरे कफालत था। शायान ने एक दोस्त से पैसों का बंदोबस्त किया, कुछ सानिया के घर वालों ने अरेंज करवा दिया था और वो फिर दुबई चला गया। भाइयों और माँ से इसका दिल बहुत बदजन हुआ। यूनान से 7 साल इसने कमाकर जो भेजा था, वो नुसरत बेगम ने दोनों लड़कियों को ट्रक भरकर जहेज दे दिया था, या फिर अपने जोड़े जेवर और खाने पीने की याशियों में उड़ा दिए थे। शायान ने सोच लिया था अब वो घर पैसे नहीं भिजवाएगा, और जब इसने घर पैसे नहीं भिजवाए थे तो अब एक नया मुहाज खुल गया था। काम वाली जाने खुद छोड़ गई थी या नुसरत बेगम ने ही आने से मना कर दिया था। आयमा के घर आने वाली खुशी से सारा घर खुश था, जैसे घर में पहला बच्चा आने वाला हो। इसको तो सास ने हथेली का छाला बना रखा था। हर काम के लिए अब इसे ही आवाज़ देने लगी थी। जब भी काम का टाइम होता, भाभी अपना पुलाव कर कर बैठ जाती, अलमारी सेट करने लग जाती, या बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती, या मोहल्ले के दौरे पर निकल जाती। अभी भी शाम के बर्तन धोकर वो कमरे में जाने का सोच ही रही थी जब आयमा की आमद हुई। भाभी, मुझे मैंगो मिल्क शेक बना दो। खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जाता, अजीब सी तबीयत हो रही है। फ्रिज में दूध और मैंगो मौजूद है, ब्लेंडर वहाँ रखा है। वो कहकर किचन से निकल आई थी। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। चलो, सास के इजाफी काम तो वो कर देती थी, अब क्या हर किसी की नौकर बन जाए? वो भी घर की बहू है, इसको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना चाहिए था। पर कौन सी जिम्मेदारियां? नुसरत बेगम ने तो इस पर कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं थी। तो क्या वो इतनी बेवकूफ़ थी? इसे खुद पर हैरत हुई
और अगले ही लम्हे इसने फैसला कर लिया कि इसे अपने हक के लिए उंगली टेढ़ी करना ही पड़ेगी। फिर अगले रोज़ वो भी आराम से देर तक सोई थी। उठकर किचन में झांका, घर के सब अफराद नाश्ता कर चुके थे सवाए आयमा के। वो शायद इसके उठने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इसने भी अपना और शिजा का नाश्ता बनाया और लेकर कमरे में चली आई। ये बर्तनों के ढेर को नज़रअंदाज करते हुए इसने महज अपने बर्तन धोए थे और फिर तो गोया ये सिलसिला चल ही निकला। एक एक करके इसने सारे कामों से हाथ खींच लिया था। घर में कोई भी न बोला, इसलिए कि जब मासी निकाली है तो नुसरत बेगम ने तो फिर अपना सब काम खुद ही करना है। सानिया के दिन भी फिरने वाले थे, क्योंकि इसके शौहर ने दुबई में कदम जमाने के बाद अपनी फैमिली को दुबई बुलवाने का फैसला कर लिया था। नुसरत बेगम ने खूब वावेला मचाया, पर इनकी एक ना चली। आयमा की जिंदगी के भी सुनहरे दिन अब नुसरत बेगम को बोझ लगने लगे। बड़ी भाभी भी अपने मूड की थी। सानिया के जाते ही इन्होंने भी अपना किचन अलग कर लिया। यूं घर की सारी जिम्मेदारी अब नुसरत बेगम के सर आ गई। आयमा कोई काम ना करती थी और ना इसकी आदत थी। घर हर वक्त गंदा रहने लगा। ननंदों को भी प्रोटोकॉल मिलना बंद हो गया। आखिर इनकी खिदमत अब कौन करता? सानिया तो थी ही नहीं। यूं जहां सानिया की ज़िंदगी में दुबई आकर सुकून आया, वहां नुसरत बेगम उलझ गई। अब इनको रह रहकर सानिया की कदर आ रही थी कि इन्होंने सानिया की परवाह क्यों ना की। सानिया के शोहर ने दोनों बहनों की शादियां की थी, लेकिन सानिया ने आज तक ना जितलाया था। बेटा बेरोजगार क्या हुआ, नुसरत बेगम ने तो आंखें माथे पर रख लीं, गोया वो हमेशा से मुफ्त की रोटियां तोड़ता आया है। सानिया की कदर नुसरत बेगम को बहुत देर से आई। सानिया ने गुड़िया और किरण को स्कूल डाला और खुद भी टीचिंग कर ली। जिंदगी और आसूदा हो गई। दोनों मियाँ बीवी मिलकर कमाने लगे। नुसरत बेगम बस आह भरती रह गई कि इन्होंने हीरे की कदर क्यों ना की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी किसी सास को जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।